नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय तीसरा। और आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत के विशिष्ट उद्योग पार्ट 1। भारत के विशिष्ट उद्योग ये थोड़ा लंबा लेक्चर था, इसलिए हमने इसमें 2 वीडियो बनाने का सोचा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हमारी 15वें नंबर का वीडियो क्लास है। तो आप पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा साथ अपने मित्र लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। चलिए पढ़ते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखिए, भारत के विशिष्ट उद्योगों का वर्गीकरण सरल होता है। हमने उद्योगों के प्रकार पढ़े थे। कहीं स्वामित्व के आधार पर प्रकार को उनको बांटा गया है, कहीं माल की आपूर्ति के आधार पर बांटा गया है, कहीं लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, इस तरह से विभाजन किया गया है, जो कि हमने पिछली वीडियो क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वर्गीकरण तो सरल होता है। कच्चे माल के आधार पर प्रत्येक उद्योग की पृथक पहचान होती है, क्योंकि कच्चा माल प्रत्येक उद्योग की आवश्यकता है। ठीक है। कच्चे माल को उद्योगों का भोजन कहते हैं, क्योंकि कच्चा माल माने रॉ मटेरियल, जो हमको सामान बनाना है उसके लिए जो चीज़ें चाहिए उनको हम कच्चा माल बोलते हैं। जैसे हमें आलू की चिप्स बनानी है, चिप्स खाना है, तो उसके लिए आलू कच्चा माल होगा। ठीक है। फिर बनाने की पूरी प्रक्रिया होगी और चिप्स बन जाएंगी, वो हमारा उत्पादन होगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस उदाहरण से। भारत के कुछ प्रमुख कच्चा माल आधारित उद्योग अध्ययन के लिए दिए जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम इस पहले लेक्चर में 2 आधारित उद्योग पढ़ेंगे, एक कृषि आधारित उद्योग पढ़ेंगे, दूसरा सूती वस्त्र आधारित उद्योग पढ़ने वाले हैं। तो कृषि आधारित उद्योग की बात करें तो भारत कृषि प्रधान देश है, आप सब जानते हैं। गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, कपास आदि का उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे गन्ना को चीनी उद्योग में, कपास को सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी चिप्स का उदाहरण आपको बताया, उसी तरह अगर हमको चीनी बनानी है, शक्कर खाना है, तो उसके लिए कच्चा माल क्या होगा? उसके लिए कच्चा माल होगा आपका गन्ना। ठीक है। और अगर हमको सूती वस्त्र पहनना है, तो वस्त्र किससे बनता है? कपास से बनता है, तो कपास उसके लिए कच्चा माल होगा। ठीक है ना। इसी तरह से जिन चीज़ों से हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पादन बनाते हैं, उसको हम कच्चा माल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कृषि मूल्य संवर्धन। कृषि मूल्य संवर्धन ये होता है कि कृषि से जो आमदनी है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको फायदे का धंधा बनाया जाए। तो हम इसमें पढ़ते हैं कृषि मूल्य संवर्धन में कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और देश की अर्थव्यवस्था में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि 50% से ज़्यादा भारत देश में खेती होती है। हमारे देश की कुल जनसंख्या की एक बड़ा भाग कृषि अथवा कृषि संबंधी अन्य उद्योगों के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहा है। विश्व के दूसरे विकसित देशों की तुलना में भारतीय कृषकों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति पिछड़ी हुई है। ग्रामीण लोगों की कृषि कार्यों में रुचि घट रही है और वे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप शहरों में कई गंभीर समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। अतः आज यह आवश्यक हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास किया जाए और रोजगार और आय संवर्धन हेतु उपाय किए जाएं, जिससे कि जो मानव ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं उनको रोका जा सके। इस दृष्टि से कृषि उपजों का मूल्य संवर्धन करना एक कारगर उपाय हो सकता है। क्या उपाय हो सकता है? कि कृषि जो उत्पादन हो रहा है उसके हम ज़्यादा से ज़्यादा दाम दें, तो लोगों को कृषि हम फायदे वाला धंधा बनाएं, जिससे लोग कृषि की ओर आकर्षित हों और शहरों की ओर जाना बंद करें। तो कृषि मूल्य संवर्धन से तात्पर्य है कि कृषकों द्वारा ग्रामीण स्तर पर ही कृषि उपजों के रूप व गुणों में परिवर्तन द्वारा उन्हें और अधिक उपयोगी बनाना, जिससे वे स्वयं उन्हें अधिक कीमत पर बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित कर सकें। ठीक है, समझ गए? देखिए,
कृषि मूल्य संवर्धन वो चीज़ है कि जो किसान है हमारे, वो अपने ग्रामीण स्तर पर ही, अपने स्तर पर ही जो उपज है हमारे गेहूँ, चावल, इन्हें अच्छी क्वालिटी में परिवर्तित करें। जो अभी गेहूँ जो पैदा हो रहा है उसको और अच्छा पैदा करें, अच्छे बीज, अच्छा खाद, इनकी मदद से उनको हम अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट करें, बदलें और अधिक उपयोगी बना लें, जिससे कि मार्केट में, बाज़ार में उनको ज़्यादा पैसा मिले, वो तो अधिक फ़ायदा हो। जब अधिक फ़ायदा होने लगेगा तो जो मनुष्य, जो इंसान ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, वो शहर की ओर पलायन नहीं करेंगे और अपना कृषि में ही पूर्णतः किसी को ही अपना धंधा बना लेंगे। ठीक है, अब आवश्यकता क्या पड़ी कृषि मूल्य संवर्धन की, वो भी देखते हैं हम। यद्यपि कृषि देश का प्रमुख व्यवसाय रहा है, तथापि अनेक कारणों से देश में एक तो कृषि उत्पादकता कम है, दूसरे कृषकों की आर्थिक स्थिति दयनीय है, तीसरे फसलों का एक बड़ा भाग व्यर्थ नष्ट हो जाता है। देखिए, कृषि प्रमुख व्यवसाय तो रहा है, लेकिन बहुत से कारण हैं, जैसे कृषि का जो उत्पादन है वो हमारा कम है। दूसरा, किसान पहले से ही बहुत कमज़ोर है आर्थिक रूप से, कि अगर इस एक एक वर्ष फसल में अगर कहीं घाटा हो जाता है तो वो उस घाटे को मेकओवर उसको सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति पहले से ठीक नहीं रही। तीसरे, फसलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। जैसे फल और सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, किंतु कुल उत्पादन का लगभग 30 से 40% भाग नष्ट हो जाता है और किसान को हानि उठानी पड़ती है। इसके कई कारण हैं। वस्तुतः फल आने पर फल व सब्जी की सारी फसल एक साथ बिक नहीं पाती और उनका उपयोग अनेक उत्पाद बनाने में भी बहुत कम किया जाता है। जैसे फसल तो एक साथ आती है, फल आ गए सारे एक साथ, सब्जियां एक साथ आ गई, लेकिन वो बेच नहीं पाते हैं, तो उनको स्टोर करने की भी सुविधा नहीं है उनके पास, तो चीज़ें उनकी नष्ट हो जाती हैं। 30 से 40% तो फसल उनकी बर्बाद हो जाती है, इसलिए उनको बहुत घाटा होता है। तो सरकार को ये सब चीज़ें सोचनी होंगी, कैसे उनकी कीमत को इजाफा किया जाए, या सरकार उनको उस समय सरकार उनसे पूरी फल सब्जी सब खरीद ले, अपने स्टोर करके रखे, फिर पब्लिक में ज़रूरत के आधार पर उनको रिलीज़ करे। तो देखते हैं, तो वस्तुतः फसल आने पर फल व सब्जी की सारी फसल एक साथ बिक नहीं पाती और उनका उपयोग अन्य उत्पाद बनाने में भी बहुत कम किया जाता है। इसके अतिरिक्त शीतगृह, शीत परिवहन के साधनों आदि की सुविधाओं का भी अभाव है। जो कोल्ड स्टोरेज की हम जो बात कर रहे थे, कि कोल्ड स्टोरेज भी कम है और कोल्ड स्टोरेज तक उनको फल सब्जी को कैसे ले जाएं, ये भी बहुत समस्या है किसान के सामने। परिणामतः देश में फल व सब्जी के कुल उत्पादन का 1-2% भाग ही परिरक्षण करना संभव हो पाता है। इस प्रकार ब्रिटेन में प्रतिवर्ष फल और सब्जियों का जितनी मात्रा में उपभोग किया जाता है, भारत में प्रतिवर्ष उतनी ही मात्रा में फल और सब्जियां नष्ट हो जाती हैं। एक देश ब्रिटेन जितना उपभोग कर पा रहा है, चीज़ों को यूज करता है सारा देश मिलके, उतना हमारे हिंदुस्तान में चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो इस कमी को दूर करने का एक कारगर उपाय कृषि मूल्य संवर्धन है। अब कृषि मूल्य संवर्धन के लाभ क्या क्या हैं, देखिए। हमारे देश में कृषकों को आर्थिक विकास हेतु कृषि मूल्य संवर्धन कार्य सर्वदा अनुकूल और कारगर उपाय है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। जैसे अधिक मूल्य की प्राप्ति, कृषक अपनी उपजों के कुछ भाग को उनके रंग, रूप, गुण, स्वाद आदि में परिवर्तन करके ऊंची कीमतों में बेचकर अधिकाधिक लाभ कमा सकते हैं। जैसे आलू व केले के चिप्स, विभिन्न प्रकार के पापड़, अचार आदि बनाकर वे बेचें तो उन्हें उसी आलू व केले आदि के कई गुना अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि बाजार में आलू 10 रुपये किलो बिकता है तो चिप्स 20 रुपये का 200 ग्राम बिकता है। तो हमको कृषि संवर्धन करना पड़ेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमको ऊंची मूल्य की प्राप्ति होगी। दूसरा, मध्यस्थों के स्थान पर कृषकों को लाभ। वर्तमान व्यवस्था में क्या होता है
कि जो व्यापारी लोग हैं वो मध्यम किसानों से उनकी उपजों को सस्ते दामों में खरीद लेते हैं और उनका मूल्य संवर्धन करके उन्हें उच्च दामों पर बेचकर लाभ कमाते हैं। मूल्य संवर्धन जब कृषक स्वयं करेंगे तो मध्यस्थों के स्थान पर स्वयं लाभ कमा सकेंगे। यानी कि मध्यस्थ लोगों को हटाना है। किसान का सीधा माल खेत से सीधा व्यापार मंडियों में पहुंचे सीधा, तो उनको फायदा होगा। तीसरा, उपजों की बर्बादी पर रोक। हम सभी जानते हैं कि मौसम में फसल भरपूर प्राप्त होती है तो उसकी कीमत कम प्राप्त होती है। साथ ही बहुत से फल सब्जियां आदि सड़ जाते हैं। अतः समय पर ही उनका उपयोग कर उपज को बर्बादी से बचाया जा सकता है। अब मूल्य संवर्धन के उपाय क्या क्या है? देखिए, उपाय देखते हैं कि मूल्य संवर्धन कृषि जो किसान है उसकी जो कृषि है उसका मूल्य कैसे बढ़ाया जा सकता है। पहला, देखिए, मूल्य संवर्धन माना होता है कि जो कृषि की उपज है उसका रंग, रूप, गुण आदि में परिवर्तन करके कृषि मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। यानी कि उसी उपज को उच्च दाम उस कृषि का उस देखिए, कोई फसल है, कोई उपज है, उसका रंग, रूप, गुण आदि में अगर हम परिवर्तन कर दें, फिर उसी उपज का हमें उचित दाम मिले, उच्च दाम मिले, ज़्यादा कीमत मिले, उसको बोलते हैं कृषि मूल्य संवर्धन। तो प्रमुख रूप से कृषि उपजों से निम्नलिखित सामग्री तैयार करके किसान अपने स्तर पर अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आटा और दलिया बनाना। जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की कीमत मूल रूप में जितनी होती है उसकी तुलना में उससे तैयार उत्पाद जैसे आटा, दलिया की कीमत अधिक होती है। जैसे 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य होता है 14 रुपये, तो उसी गेहूँ से निर्मित दलिया का मूल्य होता है 28 रुपये प्रति किलोग्राम और आटे का मूल्य होता है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो किसान अपने कुल उत्पादन के कुछ भाग का आटा, दलिया बनाकर बेचकर फसल का मूल्य संवर्धन कर सकता है। किसान सीधा दलिया और आटा बना के बेचे तो कुछ ज़्यादा पैसा वो कमा सकता है। दूसरा, बढ़िया बिजोरे। जैसे उड़द, मूंग, चना आदि दालों से घरेलू स्तर पर बढ़िया बनाई जा सकती हैं। इसी प्रकार तिल या भूरा कुम्भड़ा जो कि खेत में ही उपलब्ध होता है, मिलाकर बिजोरे तैयार किए जा सकते हैं और बाज़ार में अधिक कीमत पर बेचे जाते हैं, जिससे ज़्यादा कीमत मिलती है। तीसरा, पापड़। कृषि उत्पादों से प्राप्त विभिन्न प्रकार की दाल, आलू, चावल, मक्का आदि से विभिन्न प्रकार के पापड़, आम से आम के पापड़ तैयार किए जा सकते हैं। तो इन उत्पादों की कीमत इनके मूल उत्पादों से कई गुना अधिक होती है, जिसका लाभ सीधा किसान प्राप्त कर सकता है। जैसे गुलकंद, आजकल फूलों की खेती भी की जा रही है। गुलाब ऐसा फूल है जो जल्दी खराब होने लगता है। इसकी पंखुड़ियों से गुलकंद तैयार कर कृषक इसका लाभ उठा सकते हैं। पांचवा होता है माउथ फ्रेशनर। जैसे अदरक, अजवाइन, खजूर आदि को नींबू के रस, मसाला मिलाकर सुखाकर माउथ फ्रेशनर आसानी से तैयार कर सकते हैं। साथ ही आंवले को मीठे नमकीन अथवा मसाले मिलाकर पाचक एवं स्वादिष्ट गोलियां तैयार कर सकते हैं और बाजार में ये उत्पाद अच्छी कीमतों पर बिकते हैं। जैसे मक्खन, घी, पनीर। कृषि और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अतः यह कृषि से आय प्राप्त करने के साथ साथ कृषक दूध से मक्खन, घी, पनीर आदि तैयार करके लाभ कमा सकते हैं। सेवइयाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में आटे से सेवइयाँ आसानी से तैयार की जा सकती हैं और लाभ कमा सकते हैं। आठवां, शुष्कन द्वारा मूल्य संवर्धन। विभिन्न फल, सब्जियां, विशेषकर पत्तेदार सब्जियां शीघ्र नाशवान होती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं। तो इन्हें सुखाकर रखने से इन्हें जहाँ नष्ट होने से बचाया जा सकता है, वहीं इनसे अच्छी आय भी प्राप्त की जा सकती है। जैसे मेथी है, तो मेथी को सुखाकर कसूरी मेथी के रूप में बेचा जाता है। आम की खटाई, आमचूरे, आंवले की कलियों से आंवला पाउडर बनाकर आदि बाजार में ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। तो किसान इसका फायदा स्वयं उठा सकते हैं। इसी प्रकार मिर्च को दही और मसालों में मिलाकर सुखाई गई मिर्च की भी बाजार में काफ़ी मांग है। अब जैसे चिप्स का हमने उदाहरण दिया, तो देखिए चिप्स आ गई। आलू, केला, अरवी, शकरकंद इत्यादि से चिप्स तैयार किए जाते हैं। जो आलू 10 रुपये किलो में 1 किलोग्राम है,
वही चिप्स 10 रुपये में 100 ग्राम बेचती है। आगे बात करें सॉस, केचप, चटनियाँ, तो खेत में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं, जैसे सॉस, केचप व विभिन्न प्रकार की चटनियाँ बनाई जाती हैं। तो इनको तैयार करने में लागत बहुत कम होती है, किंतु इनसे अच्छी कीमत प्राप्त होती है। उदाहरण टमाटर से सॉस, केचप व प्यूरी, मिर्च से चिली सॉस, चटनी आदि तैयार की जाती है। अब जैसे हम बात करें अचार, तो किसान अपनी उपलब्धता के अनुसार फल एवं सब्जियों का अचार जैसे आम, आंवला, मिर्च, नींबू, जिमीकंद, कटहल, गोभी, मूली, गाजर आदि का मिक्स अचार तैयार करके बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे जैम, जेली, मुरब्बे, आजकल जैम, जेली और मुरब्बे लोकप्रिय उत्पाद हैं। इन्हें ग्रामीण स्तर पर भी तैयार करके पर्याप्त लाभ कमाया जा सकता है। जैसे मुख्यतः गूदेदार फलों जैसे सेब, पपीता, अमरूद, केला, आम से एवं जेली सेब, अमरूद आदि से एवं आम, आंवला, करौंदा, पपीता, सेब आदि से मुरब्बा तैयार किया जा सकता है। शरबत की बात करें तो यदि नींबू, आम और संतरे आदि की फसल होती है तो किसान उनका शरबत तैयार कर उपज के नष्ट हो जाने या मिट्टी के मूल बिकने से रोक सकते हैं और अच्छे लाभ कमा सकते हैं। तो कृषि मूल्य संवर्धन हेतु उपायों को क्रियान्वयन करना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में धन, शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रबंधन आदि को पूरा करके ही कृषकों को कृषि मूल्य संवर्धन हेतु सक्षम बनाया जा सकता है। इस हेतु निम्नलिखित सुझाव ध्यान देने योग्य हैं। देखिए बताते हैं। एक तो कृषकों को मूल्य संवर्धन अति आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना। विभिन्न कृषक क्या उपज निकाल रहे हैं तथा उनका किस किस प्रकार से मूल्य संवर्धन किया जा सकता है, इसके लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी और वे वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होंगी, इसके लिए आवश्यक धन की पूर्ति कहाँ से होगी, इन सब बातों की जानकारी किसानों को दे देनी चाहिए। तभी किसान इसका मूर्त रूप दे सकते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जगह जगह कृषि मूल्य संवर्धन परामर्श केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। अगला उपाय है कि आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि जो भी सॉस, जैम, चिप्स तैयार करना है तो किसानों को उसका प्रशिक्षण ट्रेनिंग देनी चाहिए, अथवा सामग्री के खराब हो जाने की संभावना रहती है तो किसानों द्वारा जो उत्पाद व्यवस्था से तैयार किए जाना चाहिए एवं इनके स्वाद को सुरक्षित रखना जरूरी हो जाता है, जिससे बाजार में लोकप्रिय हो और लोगों को इस पर विश्वास बना रहे। तीसरा उपाय वित्त आपूर्ति, यानी कि कृषि मूल्य संवर्धन के लिए उनको पूंजी की आवश्यकता होगी और दो तरह से पूंजी की पूर्ति की जा सकती है। पहला तो उनको या तो ऋण दे दें, लोन दे दें। दूसरी सहकारी समिति होती हैं, उनकी स्थापना की जाए और उनसे उनको मदद दिलानी चाहिए। अगला है कि तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। तैयार उत्पाद की पैकिंग, सीलिंग, उत्पाद को ताज़ा बनाए रखने के लिए तकनीकी सहायता की भी आवश्यकता है। अतः समय समय पर आवश्यकता अनुसार समुचित तकनीकी सहायता भी दे देनी चाहिए। पांचवा है विपणन व्यवस्था एवं प्रचार प्रसार। कोई भी उत्पाद उसी दशा से फल फूल सकता है जब उसकी बिक्री भली भांति हो, उत्पादक लाभ कमा सके। किसान उपज का मूल्य संवर्धन कार्य तो कर सकते हैं, किंतु उनके समुचित विपणन हेतु वे स्वयं को सक्षम नहीं पाते। अतः सरकार स्वयं अथवा सहकारी समितियों आदि के माध्यम से इनकी बिक्री की उचित व्यवस्था कर सकती है। साथ ही इसके प्रचार प्रसार हेतु मेले में प्रदर्शनी आदि लगा सकती है। मध्य प्रदेश सरकार इस प्रकार के मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन समय समय पर करती रहती है और इसे और बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन ग्रामीण एवं गांवों के उन्नयन में अत्यधिक सहायक है। यदि शासन उपयुक्त उपाय अपनाता है तो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हो सकती है। चलिए पढ़ते सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सर्वाधिक संगठित और सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। उत्पादन क्षमता की दृष्टि से इस उद्योग में 1866 मिले हैं।
जिनमें 82% मिलें निजी स्वामित्व की हैं, 10% मिल सरकारी स्वामित्व में हैं और 8% मिल सहकारी स्वामित्व की। 10% सरकारी हैं, 8% सहकारी, 82% निजी मिले हैं। आधुनिक उद्योग के रूप में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना 1818 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, किंतु सफल नहीं हो सका। भारत का आधुनिक प्रथम सफल कारखाना 1851 में मुंबई में खोला गया, जिसके संस्थापक श्री नाना भाई डाबर थे। मुंबई में इस उद्योग के सर्वप्रथम विकसित होने के कारण मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा गया, जबकि बाद में उद्योग के अहमदाबाद नगर में केंद्रीकृत होने से उसे भारत का मैनचेस्टर की संज्ञा प्रदान की गई। तो मैनचेस्टर किस शहर को बोला जाता है? अहमदाबाद को। प्रश्न आ सकता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। ठीक है। तो सूती वस्त्र उत्पादन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्र वृद्धि हुई और सूती वस्त्र उत्पादन 1950-51 में 421.5 करोड़ वर्ग मीटर था, जो 5-6 में 4,957.7 करोड़ वर्ग मीटर हो गया। अब आज की वर्तमान हालत में तो और भी बढ़ गया होगा। सूती वस्त्र उद्योग का वितरण। सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में कपास का प्रयोग होता है, अतः कपास उत्पादक क्षेत्र इस उद्योग के लिए उपयुक्त है। साथ ही आर्द्र जलवायु में भी यह उद्योग सफल होता है। फलतः भारत के अधिकांश क्षेत्र समुद्र तटीय और कपास उत्पादक क्षेत्रों में केंद्रित है। प्रमुख उत्पादक राज्य निम्नलिखित हैं, जैसे महाराष्ट्र। वस्त्र उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। यहाँ सूती वस्त्र की कुल 119 मिलें हैं, जिनमें से 101 में कताई बुनाई दोनों कार्य किए जाते हैं। शेष 18 मिल केवल सूत कताई का कार्य करती हैं। मुंबई यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ 52 सूती वस्त्र मिल हैं। इस राज्य में सूती वस्त्र के अन्य केंद्र सोलापुर, पुणे, नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद आदि स्थान हैं। गुजरात में देखें तो गुजरात इसका दूसरा स्थान है। यहाँ के 118 मिलों में से 24 कताई बुनाई की 24 कताई की मिलें हैं। अहमदाबाद इस राज्य का ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश का सर्वश्रेष्ठ सूती वस्त्र औद्योगिक केंद्र है। इस नगर में 69 मिलें हैं। इस राज्य में अन्य सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र बड़ोदरा, भरूच, सूरत, भावनगर, राजकोट आदि हैं। अब बात करें तमिलनाडु की, तो सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन में यह राज्य तीसरे स्थान पर है। पहले पे महाराष्ट्र था, दूसरे पे गुजरात था, तीसरे पे तमिलनाडु। यहाँ इस उद्योग की छोटी छोटी मिलें हैं, जिसकी संख्या 449 है। अधिकांश मिलें सूत कताई का कार्य करती हैं। इस राज्य में इस उद्योग की स्थापना का श्रेय विद्युत उत्पादन को है। कोयम्बटूर यहाँ का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, जिसमें दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। राज्य में अन्य केंद्र मदुरई, चेन्नई, तिरुनेलवेली, सेलम, पेरम्बूर आदि हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हावड़ा, श्रीरामपुर प्रमुख केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अन्य केंद्र वाराणसी, आगरा, हाथरस, मुरादाबाद, रामपुर, लखनऊ आदि हैं। मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सतना, जबलपुर, भोपाल, रतलाम, देवास है। कर्नाटक में मैसूर, बेंगलुरु, मंगलोर, बल्लारी, चित्रदुर्ग। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, वारंगल, गुंटूर, सिकंदराबाद। केरल में कन्नानूर, तिरुवनंतपुरम, अनंतपुरम। राजस्थान में जयपुर, किशनगढ़, भीलवाड़ा, अजमेर आदि प्रमुख केंद्र हैं। भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र दिए गए मानचित्र में दर्शित हैं। ये हमने पढ़ा कृषि आधारित उत्पादन और सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, चलिए अब हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ये भारत का विशिष्ट उद्योग पार्ट 1 था। भारत का विशिष्ट उद्योग पार्ट 2 हम जल्दी ही लेकर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।